नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी गुप्ता। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ बताने वाली हूँ और वो है कि जब भी आप कोर्ट जाएँ, तो आपको किस-किस तरह की सावधानी रखने की ज़रूरत है, जिससे कि आपके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड ना हो, किसी भी तरह का धोखा ना हो। जैसा कि हमने चैनल पे अब तक बहुत सारी ऐसी बातें की हैं, जिसमें हमने शेयर किया है कि किस तरीके से वकील आपके साथ धोखा करते हैं, फीस लेने के बाद आपका ढंग से काम नहीं करते हैं और आपको इस तरीके से बीच में फँसा के ऐसी सिचुएशन में डाल देते हैं, जहाँ पर आपको अपना केस एट एनी कॉस्ट उस एडवोकेट के साथ ही प्रोसीड करना पड़ता है लास्ट तक। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, इससे बचने के लिए मैं शुरू से ही बता दे रही हूँ। अभी फिलहाल जो फँस चुके हैं, उनका तो नहीं पता मुझे, उनके लिए कुछ अलग वीडियो बना दूँगी मैं। लेकिन जो किसी भी तरह का केस करने का सोच रहे हैं और या फिर किसी भी तरह का कोई लीगल एक्शन लेने को सोच रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है, वो बहुत ध्यान से सुन लीजिए और अगर नहीं कभी सोचा है लीगल एक्शन लेने के लिए, तो सुन लीजिए जिससे कि आगे कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप सतर्क रहें। तो कौन-कौन सी ऐसी सतर्कता रखने की ज़रूरत है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि कोई भी हमारे साथ इश्यू होता है, कोई भी हमारे अगेंस्ट में कुछ गलत करता है, तो हम सबसे पहले कहाँ पर जाते हैं? हम सबसे पहले जाते हैं थाने, हम सबसे पहले जाते हैं पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन जब आप जाते हो, तो वहाँ पर आप पुलिस से मिलते हो, पुलिस आपकी एफआईआर लिखती है और एफआईआर लिखने के बाद पुलिस आपको जब आप बहुत ज़्यादा घबराए रहते हो, परेशान रहते हो, तो वहाँ पर आपको वो ऑफ़र भी करती है कि अगर आप बोलें तो हम आपको एक अच्छा वकील अरेंज करके दे देते हैं। ये ऑफर अक्सर मिलता है। मेरी एक क्लाइंट थी, उनको भी ये ऑफर मिला था। जब पुलिस ने देखा कि वो घबराई हुई हैं, तो उन्होंने ऑफर दिया कि अगर आप चाहो तो हम आपके लिए एक अच्छा एडवोकेट सर्च करके दे देंगे। तो उन्होंने उस एडवोकेट के लिए हाँ बोल दिया था और उसके बाद उनका एक्सपीरियंस बहुत ही खराब रहा। इसलिए मैं आप लोगों को इस बात के लिए सतर्क करना चाहूँगी कि अगर पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले आपको कोई भी एडवोकेट रेकमेंड करें, तो आप तुरंत वहाँ पर ना बोल दीजिए और एडवोकेट अपने बेसिस पे ही सर्च करिए। क्योंकि पुलिस वालों को मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत रेयर ही ऐसा होता है जो कोई पुलिस वाला आपको बहुत ही अच्छा एडवोकेट प्रोवाइड करे। अदरवाइज इनका कमीशन होता है, ठीक है? इनका कमीशन रहता है एडवोकेट्स के साथ कि भैया आपको हमको क्लाइंट भेजना है। तो पुलिस वालों को कमीशन मिलता है, इसलिए पुलिस वाले जो क्लाइंट रहता है, जो भी परेशान विक्टिम रहता है, जो आता है, तो उसको वो क्या करते हैं, एडवोकेट रेकमेंड कर देते हैं कि आप इन एडवोकेट के पास जाइए, ये आपका काम करके दे देंगे अच्छे से। तो इसलिए आपको क्या करना है कि उनके रिकमेंडेड एडवोकेट्स पर बहुत ज़्यादा बिलीव करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको अर्जेंसी है, आप चले जाइए उस एडवोकेट के साथ, लेकिन यू हैव टू बी वेरी अलर्ट क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि कमीशन वाला बंदा है। इनको कमीशन मिला है, दैट्स व्हाई ही recommend that particular advocate or she recommend that particular advocate। तो इसलिए कभी भी पुलिस स्टेशन से कोई एडवोकेट मत लीजिए, आप अपना एडवोकेट खुद सर्च कर लीजिए। इससे बहुत ज़्यादा चांसेस कम हो जाएँगे इस चीज़ के कि आपको कोई फ्रॉड एडवोकेट मिलेगा। इसके बाद कुछ लोग अपना एडवोकेट सर्च करने के लिए अपने जान-पहचान के लोगों से हेल्प लेते हैं कि आप कोई एडवोकेट रेकमेंड करिए, वो उनको रेकमेंड करते हैं एंड स्टिल मैंने सुना है उनके साथ धोखा हो जाता है। ना इसलिए होता होगा ये धोखा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आँख मूंद कर भरोसा कर लेते होंगे कि मेरे दोस्त ने रेकमेंड किया है, तो अच्छा ही एडवोकेट होगा। तो चाहे आपका दोस्त रेकमेंड करे, चाहे आपका कोई फैमिली मेंबर रेकमेंड करे, लेकिन किसी भी एडवोकेट पर आँख मूंद कर भरोसा नहीं करना है। इवन मैंने ऐसे तक केसेस देखे हैं जहाँ पर अपने ही रिश्तेदारों में ही वो एडवोकेट थे एंड स्टिल वो फ्रॉड किए हैं, अपने ही रिश्तेदार के साथ, चंद पैसों के लिए। एक एमएससीटी का मामला था, मोटर एक्सीडेंट क्लेम वाला। उस मामले में पैसा खाने के चक्कर में उनका अपना खुद का रिश्तेदार वकील उनके साथ फ्रॉड कर रहा था। ठीक है? जब मैंने उनका चेक किया, सारा का सारा रिव्यू किया केस, तो उसमें निकल कर आया कि उनका जो वकील है, वो उनके पैसों के साथ फ्रॉड कर रहा है। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहूँगी, कोई भी हो, कितने भी हाई लीड से आए, कितने भी ट्रस्टवर्दी लीड से आए, कितने भी ट्रस्टवर्दी लोगों द्वारा रेकमेंड किया हुआ एडवोकेट हो, हमेशा सतर्क रहिए और पुलिस वालों के द्वारा रेकमेंडेड एडवोकेट्स को तो बिल्कुल रिफ्यूज़ करिए आप। बहुत ज़्यादा आपकी मजबूरी हो तभी आप हाँ बोलिए, लेकिन सतर्क रहिएगा बहुत ज़्यादा क्योंकि मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि ये सब कमीशन वाले हैं। सेकंड थिंग कि जब भी आप एफआईआर लिखवाने के लिए जा रहे हैं, तो अगर आप इतने कैपेबल नहीं हैं पढ़ पाने में या बता पाने में, तो अपने साथ कोई समझदार व्यक्ति लेकर जाइए, जो कि सारी चीज़ों की जाँच-पड़ताल करके अच्छे से सारी बातों को रखने में आपकी मदद करे। ठीक है? तो अपने साथ कोई समझदार व्यक्ति ज़रूर लेकर जाइए और बेहतरीन होगा अगर आप अपने साथ कोई अच्छा वकील लेकर जाओगे तो। क्योंकि वकील जब आपके साथ खड़ा रहता है, जब आप एफआईआर लिखवाने जाते हो, तो उसका अपना एक अलग ही इम्पैक्ट होता है।
ठीक है? तो इस चीज़ के लिए हमेशा अलर्ट रहिए कि एफआईआर लिखते टाइम आपको बहुत ही सावधानी से सारी बातों को लिखना है, सारी चीज़ों को नोट करना है। प्लस साथ ही साथ पुलिस झूठी चार्जशीट भी कई बार तैयार करती है, तो उस चीज़ के लिए भी आपको सतर्क रहना है, उस चीज़ का ख़्याल करना है। अगर आपको चार्जशीट के बारे में जानना है, कैसे बनती है, क्या होती है, क्या चीज़ें होती हैं, तो उस चीज़ के लिए आपको एडवोकेट की ज़रूरत पड़ेगी। एडवोकेट बहुत एक्सपर्ट होते हैं इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ करने में। तो आप कोशिश करिए कि आप पुलिस थाने में जाने से पहले ही एक अच्छा एडवोकेट अपने पास रख लीजिए। अपने बेसिस पे ही सर्च करिए। भगवान का नाम लेकर सर्च करेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे एडवोकेट मिलेंगे आपको। बस बोलिएगा भगवान जो सामने दिखेगा उसको मैं पकड़ लूँगा अपने काम के लिए, ठीक है? मैं कहती हूँ ये दैट इज़ द बेस्ट वे टू सर्च एनी एडवोकेट। किसी से पूछने से कहीं ज़्यादा बेटर है। लिटरली बता रही हूँ मैं आपको। क्योंकि जिसको आपके साथ खेलना होता है ना, वो खेल जाता है। हाँ, आपका कोई बहुत ही ट्रस्टवर्थी फ्रेंड है या फिर कोई फैमिली मेंबर है जो कि ऑलरेडी अपना केस करवाया हुआ है, उसका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो एक क्लाइंट थे गुजरात के, उन्होंने मुझे बताया कि उनका जो फ्रेंड रेकमेंड किया है जो एडवोकेट वो बहुत अच्छा है। वो बस ऐसे ही आए थे थोड़ा चेकिंग करने के लिए मेरा चैनल देखने के बाद कि वो जो गुजरात वाले क्लाइंट थे कि उनका एडवोकेट करेक्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है? बट मैंने जब चेक किया तो सारी चीज़ें करेक्ट ही जा रही थी अकॉर्डिंग टू हिम। बाकी जो थोड़ी-मोड़ी कमियाँ लगी, उसको उन्होंने खुद ही क्लियर कर लिया कि नहीं-नहीं इस वजह से रहा होगा मैम, बट सर बहुत ही ईमानदार है। तो मैंने कहा ठीक है, आपका ट्रस्ट है, बिल्कुल आप वो ट्रस्ट लेकर चलिए। बाकी चीज़ें मेरा जो काम था रिव्यू करने का, मैंने रिव्यू कर दिया है आपके केस को। तो ओवरऑल मैं आपको बस यही कहूँगी कि चाहे कितना भी ट्रस्टवर्दी सोर्सेज़ से आएँ, आपको सतर्क रहना है। प्लस आपको पुलिस वाले हैं, उनके द्वारा आपको रिकमेंडेड नहीं लेने हैं। इसके बाद सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप अपना एडवोकेट खुद ही चुनिए। जब तक आपको कोई डंके की चोट पर गारंटी देने वाला बंदा ना मिल जाए कि भाई तू मान के देख मेरी बात, ये वकील साहब तेरा इतना अच्छा काम करेंगे ना कि तू याद रखेगा लाइफ टाइम। जो अगर बहुत ज़्यादा कोई आपका ट्रस्टवर्दी फ्रेंड है, बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी फैमिली मेंबर है, रिलेटिव है, जो कि आपको एकदम बिल्कुल पूरे डंके की चोट पर बोल रहा है कि बात मान मेरी, ये बहुत अच्छे वकील हैं। तो उस सिचुएशन में आप बिल्कुल आप अपने आप को पीछे रखो और आप उनकी सुनो। लेकिन फिर भी सतर्क रहना, हर जगह पे सतर्क रहना, एकदम आँख मूंद के भरोसा नहीं करना। अदरवाइज़ अगर आपको ऐसा कोई डंके की चोट पर पूरा एकदम बिल्कुल पूरे भरोसे के साथ अगर बोलने वाला नहीं है, तो अपने ही सर्च करो भगवान का नाम लेकर, तुक्का लगाकर कोई एडवोकेट पकड़ो, ठीक है? लेकिन ये सब चक्करों में मत पड़ो कि हाँ, किसी से भी पूछ लिए जिस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी नहीं है, वो रिकमेंड कर दिया और आप चले गए। मत करो। मेरा मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो सरेंडर मोड एक होता है ना, थोड़ा-सा मैं स्पिरिचुअल बेसिस पे भी बात करूँगी। जब आप भगवान को सरेंडर कर देते हो ना कि भगवान, मैं जा रहा हूँ कोर्ट, मुझे अच्छा वकील मिल जाए। ठीक है? और रैंडम एकदम ऐसे मैं सिलेक्ट करूँगा। तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि भगवान आपको थोड़ा-सा ज़्यादा प्रोटेक्ट कर पाते हैं, ज़्यादा बेटर तरीके से कि चल भाई अब तू मेरे पे ट्रस्ट किया है तो फिर तू देख ले। और थोड़ा साइंटिफिक मैनर में भी क्या होता है जब आप सरेंडर मोड में रहते हो तो आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी, एक फ़ियर खत्म हो जाता है, फ़ियर ऑफ लूज़िंग कि मैं हार गया तो क्या होगा, मैं हार गया तो क्या होगा? तो ये सारी चीज़ें जो हैं फ़ॉलो करिए, इससे भी आपको एक अच्छा एडवोकेट मिलने के चांसेस हैं। बाकी आपको चेक करना है अगर तो एक और तरीका है, मैंने देखा है नॉर्मली लोग बोलते हैं, बाकी सारे के सारे लोग तो बुरे नहीं हो सकते, स्टेट बार हो चाहे बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो, अच्छे लोग भी होते हैं वहाँ पर। और ठीक है, बहुत सारी अंदर ही अंदर चीज़ें चलती रहती हैं जो कि कहा जाए जब तक पूरे पुख्ते सबूत ना मिल जाए, मैं ना ही बोलूँ तो बेटर है। लेकिन बीसीआई और स्टेट बार को लेकर भी बहुत सारी बातें बाहर आती रहती हैं कि अंदर ही अंदर बहुत कुछ गड़बड़ चलता है। सब अपने वकील साथियों को सपोर्ट करते हैं और यहाँ पर थोड़ा नोट की ताकत ज़्यादा चलती है। तो आपको लेकिन फिर भी ये है कि सारे लोग तो बुरे होंगे नहीं, ना? कुछ तो अच्छे ही होंगे। तो आप डेफ़िनिटली अपने स्टेट बार में जाकर आप पूछ सकते हैं कि कोई अच्छा वकील हमको रिकमेंड कर दीजिए। तो वो लोग आपको अगर कोई अच्छा वकील रिकमेंड करते हैं क्योंकि उनके पास तो सारे के सारे वकील हैं, ना? अब वो किसी एक को तो सुपीरियर बहुत रेयर चांसेस है कि वो बनाएँगे और कितने लोग तो उससे वो कमीशन खाएँगे। तो ऐसा तो है बहुत रेयर चांसेस है कि वो किसी एक एडवोकेट को बहुत ज़्यादा ही बड़ा बताएँ। वो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको एडवोकेट रिकमेंड करेंगे कि आप इन वकील के पास चले जाइए। आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही इज़ मच बेटर एडवोकेट फॉर यू। तो वो आपको आपकी सिचुएशन के हिसाब से रिकमेंड कर सकते हैं बेटर। तो आप स्टेट बार के पास भी जाकर, स्टेट बार काउंसिल ऑफिस में भी जाकर आप एक अच्छा एडवोकेट सर्च कर सकते हैं। दैट विल बी ऑफिशियल वे टू सर्च अ गुड एडवोकेट। तो दिस इज़ द थिंग। अब बात आती है आपके केस के अपडेट की। हम क्या होता है अपना केस वकील को देने के बाद काफ़ी निश्चिंत हो जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि चलो वकील साहब तो देख लेंगे, मैंने पैसे दे दिए हैं, अब मैं अपने घर गृहस्थी के काम में या फिर अपने जो भी मेरा ऑफ़िस का काम है मैं उसमें व्यस्त हो जाता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अगर अपने केस में आपने अपनी इन्वॉल्वनेस थोड़ी-सी भी कम की, तो मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, कोई कितना भी अच्छा वकील होगा, वो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ कमी कर ही देगा आपके केस में।
ठीक है? तो इसलिए इस चीज़ को आप एकदम दिमाग में रखिए कि मेरा केस मैं पूरे तरीके से अपने वकील के ऊपर डिपेंडेंट करके नहीं चल सकता हूँ। मुझे अपने केस का ख़्याल खुद रखना है। हाँ, वकील को इरिटेट नहीं करना है, बार-बार मैसेज करके, बार-बार कॉल करके, लेकिन एक रिमाइंडर सप्ताह में 1 बार भेज देना है कि सर अगर कुछ अपडेट्स होगी तो बताइएगा, सर अगर कुछ अपडेट्स होगी तो बताइएगा। क्योंकि क्या होता है वकीलों के पास बहुत सारी केसेस होते हैं, वो भूल भी सकते हैं ना? तो उनको एक रिमाइंडर ज़रूर दीजिए आप, ठीक है? आपके पास व्हाट्सएप नंबर है तो व्हाट्सएप नंबर पे या फिर टेक्स्ट मैसेज पे या फिर बाय कॉल भी आप सप्ताह में 1 बार कॉल करके पूछ लीजिए कि वकील साहब कोई अपडेट हो तो बताइए, ठीक है? या फिर मेरी तरफ से कोई आपको कुछ काम है तो बताइए, ठीक है? तो इस तरीके से बार-बार हर सप्ताह आप अपडेट्स के बारे में पूछते रहा करिए। इससे क्या होता है वकील पे दबाव बने रहता है कि भाई मुझे इसको अपडेट देते रहना है केस की, ठीक है? उसके बाद रीडर वगैरह और जो भी जितने भी लोग हैं, उन लोगों के साथ भी आप अपने टर्म्स अच्छे बनाकर रखिए। जो भी वहाँ पर अदर कोर्ट ऑफिशियल्स होते हैं, अदर कोर्ट एम्प्लॉइज़ होते हैं, उनके साथ अपने टर्म्स अच्छे बनाकर रखिए, ताकि कभी भी आपको कुछ भी चेकिंग की ज़रूरत हो, कुछ भी रिव्यू करने की ज़रूरत हो अपने वकील के काम को, तो वो आपको थोड़ा सपोर्ट करें, आपको थोड़ा हेल्प करें, आपको थोड़ी जानकारी दें। मैंने देखा है कोर्ट में कि जो अदर ऑफिशियल्स होते हैं, अदर एम्प्लॉइज़ होते हैं, वो क्लाइंटों को बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जिससे उनको अपने वकील का काम कैसा चल रहा है, लाइक उनका वकील कैसे काम कर रहा है, इसकी काफ़ी हद तक जानकारी हो जाती है। तो आपको अदर ऑफिशियल्स के साथ भी अपने टर्म्स अच्छे रखने हैं। साथ ही साथ आप सारी चीज़ों को अपने वकील के द्वारा सारी चीज़ों को, सारी अपडेट्स को कोशिश करिए रिटन में लेने की। मुझे पता है इतना आसान नहीं है, पर आप कैसे भी करके कोशिश करिए वकील साहब को प्यार से समझा के कि सर आप थोड़ा रिटन में मुझे अपडेट्स देंगे तो आई थिंक दैट विल बी मोर बेटर, और थोड़ा कॉल वगैरह का भी झंझट खत्म हो जाएगा। तो आप रिटन में फॉरवर्ड कर दिया करिए। तो जैसे ही आप कोई केस स्टार्ट करते हैं तो अपने वकील के साथ एक प्रॉपर चैट बॉक्स आप तैयार करवा लीजिए। अगर वो कोऑपरेट करें तो, नहीं करेंगे तो फिर अब क्या बोलोगे आप, उन्हीं के हिसाब से चलिए। लेकिन कोशिश करिए कि एक चैट बॉक्स तैयार हो जाए जिसमें अपडेट्स ऑटोमेटिकली आपके एडवोकेट आपको देते रहें। आप बस एक ऐसे ही करके एक छोटा सा मैसेज भेज दिया, एनी अपडेट्स क्वेश्चन मार्क। तो अगर कोई अपडेट्स होगा तो वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे वो अपडेट। कुछ भी किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना है या कुछ भी करना है तो वो इजीली आपको उस व्हाट्सएप चैट बॉक्स पे ग्रुप टाइप का बना लो 2 लोगों का, और उसमें वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे। तो इससे क्या होता है ना, काफी हद तक ट्रांसपेरेंसी डेवलप हो जाती है सारी चीजें। साथ ही साथ अपने वकील के साथ, मैं ऐसा समझती हूँ, मेरे फादर भी एडवोकेट रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक इस चीज का आइडिया है कि वकील भी एक इंसान है। तो थोड़ा सा आपके केस पर वो अच्छे से ध्यान दें सारी चीजें। वकील बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता है चारों तरफ से। देखिए, मैं इस तरह से वकील समाज का पक्ष नहीं ले रही हूँ, लेकिन बहुत सारे अच्छे वकील हैं जिनका थोड़ा सा अगर आप भी ख्याल रखोगे उनकी इमोशनल हेल्थ का, तो वो आपके काम को थोड़ा ज्यादा बेटर तरीके से देखेंगे। मैं खुद भी किसी भी शॉप में जाती हूँ तो अंकल आज आप कैसे एकदम डाउन डाउन लग रहे हैं, तबीयत ठीक है आपकी? मतलब जैसे किराना स्टोर में जाती हूँ तो अंकल ना, क्या होता है कि जब देखते हैं कि ये इतना मेरा ख्याल रखती है तो वो भी मेरा हालचाल पूछ लेते हैं, या कभी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं थोड़ी डाउन लग रही हूँ, तो सारे कस्टमर को छोड़कर सबसे पहले मुझे सामान देते हैं ना। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि हमको एज अ ह्यूमन बीइंग भी डील करना चाहिए वकीलों को। तो आप अपनी तरफ से रखिए, बाकी वकील समाज में जो भी गलत चीजें वकील लोग कर रहे हैं क्लाइंटों के साथ, उसको लेकर ही मैं वीडियो ज्यादातर बना रही हूँ। मेरा चैनल अगर आप चेक करेंगे तो ज्यादातर मैंने भ्रष्टाचारी वकीलों के खिलाफ बातें की हैं, ठीक है? जो अच्छे वकील हैं उनके खिलाफ मैं कभी नहीं बोलती। तो जितने भी वकील लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं वकील समाज के खिलाफ हूँ, मैं भ्रष्टाचारी वकीलों के खिलाफ हूँ। तो भ्रष्टाचारी वकीलों के खिलाफ मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे वकील हैं जिनको अगर आप चाहो तो बहुत ही अच्छे तरीके से साइकोलॉजिकली, इमोशनली डील करके अपना काम अच्छे से करवा सकते हो। तो मेरे फादर भी वकील रहे हैं और मैंने देखा है कि कुछ स्पेशली जो कुछ क्लाइंट्स होते थे वो पापा का बहुत ख्याल रखते थे हर चीज का। कभी अगर पापा बीमार हैं तो दवाई फ्रूट्स वगैरह लेकर पहुंच गए, और इस तरह से लाइक कोशिश करते थे एक इमोशनल बॉन्ड डेवलप करने की पापा के साथ, जिसकी वजह से पापा उनके लिए बहुत ज्यादा ही हाईली डेडिकेट होकर, लाइक अपने पोटेंशियल से ऊपर जाकर वो काम करते थे। तो थोड़ा-सा मैं ऐसा समझती हूँ कि इमोशनल बॉन्ड भी डेवलप करने की कोशिश करिए। हाँ, अगर आप मेल हैं और वो फीमेल क्लाइंट हैं, या फिर वो फीमेल एडवोकेट हैं, आप मेल क्लाइंट हैं, तो थोड़ी-सी मैं ऐसा समझती हूँ एक्स्ट्रा मर्यादा रखने की ज़रूरत है। वहाँ पर ज़्यादा इमोशनल बॉन्ड डेवलप करने की कोशिश मत करिए। अदरवाइज़ फीमेल जो है वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी, चाहे वो क्लाइंट हो, चाहे एडवोकेट हो। लेकिन मेल-मेल अगर आप लोग हैं, या महिला-महिला आप लोग हैं, महिला क्लाइंट, महिला वकील, या पुरुष क्लाइंट और पुरुष वकील, तो मैं कहूंगी डेफिनेटली आपको इमोशनल बॉन्ड डेवलप करना चाहिए। इमोशनल बॉन्ड डेवलप करने से वो आपके केस को पर्सनल केस की तरह लेगा। तो थोड़ा सा उनके सुख दुख का ख्याल रखिए। बाकी अगर वो एक अच्छा इंसान होंगे तो कहीं ना कहीं अगर उनके मन में लालच भी आएगा कि चलो मेरे को इनके केस के साथ कुछ छेड़खानी करनी है, तो वो कहीं ना कहीं उनका जमीर अंदर से बोलेगा कि भाई यार इतना अच्छा आदमी है, इतना ख्याल रखता है हमारा, यार अच्छे से कर ले काम, ठीक है? तो हमको क्या करना है, हमको कैसे भी करके अपने केस
को अच्छे से हैंडल करवाना है ना, तो हम तो भाई अपनी तरफ से हर कोशिश करेंगे। तो आप बस इन सब चीज़ों का ख़्याल रखिए। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें अगर आप फ़ॉलो करेंगे, तो काफ़ी हद तक चांसेस रहेंगे कि आपका सब कुछ अच्छे से हैंडल हो। और पुलिस वाला मैंने इसलिए बोला, एफआईआर, चार्जशीट, ये सब बहुत मैटर करती हैं आपके केस को स्ट्रॉन्ग करने में। दैट्स व्हाई इन सब चीज़ों की भी सतर्कता रखने को मैंने बोला, क्योंकि इधर से जो पुलिस वाले काम बिगाड़ते हैं ना, उसी वजह से केस आगे जाकर कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है? और डिले जो हो रहा है आपके केसेस में, इस चीज़ का भी ख़्याल रखिए कि वो डिले होना जो है, वो हमेशा गलत पर्सपेक्टिव से नहीं देखा जाना चाहिए। कई बार कोर्ट के पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, या आपका जो केस है वो बहुत पेचीदा होता है, इस वजह से भी आपके केस को डिले किया जाता है, ताकि सही डिसीजन तक पहुंचा जा सके, कोई गलत डिसीजन ना आ जाए। ठीक है? और दूसरी चीज कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बहुत ज्यादा गंभीरता से आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ज्यादातर मैटर्स जब अपील में हाई कोर्ट जाते हैं, तो हाई कोर्ट में एक अलग ही डिसीजन निकल के आता है। तो इसलिए कुछ लोग जो हैं, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका काम अच्छे से नहीं हो पा रहा है, आपको लग रहा है कि आप हार रहे हो, तो घबराइए मत। हाई कोर्ट में आपका जब केस जाएगा, तो बहुत हद तक चांसेस बढ़ जाएंगे कि सही डिसीजन आएगा और न्याय होगा। और सुप्रीम कोर्ट में तो रेयरली ऐसा होता है कि किसी के साथ अन्याय हुआ हो, बहुत रेयरली होता है। सुप्रीम कोर्ट में अब तक मैंने जितने भी जजमेंट्स पढ़े हैं, नेक्स्ट लेवल जजमेंट्स आते हैं। हाँ, कुछ कुछ हाई प्रोफाइल मैटर्स होते हैं जहां पर पॉलिटिकल एक प्रेशर होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं, वहां पर ऑब्वियसली जो जजमेंट्स हैं कई बार बायस्ड आते हैं, लेकिन बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कोई बायस्ड डिसीजन आए। ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है या फिर कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, तो वहां पर कई बार सुप्रीम कोर्ट भी कमजोर पड़ जाती है, और ये एक बहुत बड़ा सच है जिससे हम और आप पैर पीछे नहीं कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन हाँ, इस बात को डंके की चोट पर बोलना मेरे लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन हम और आप अंदर ही अंदर सारी चीजों को समझते जरूर हैं। हर बात का सबूत अगर नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम उस सच को झुटला दें ना। बट हमने देखा है बहुत सारी सोशल मीडिया पे सारी चीजों में आते रहता है कि किस तरीके से कई बार जुडिशरी भी घुटने टेक देती है बड़ी बड़ी पावर और पैसे के आगे। तो दिस इज द थिंग। चलिए, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और अपने केस को लेकर इसी तरीके से समझदारी से चीज़ों को प्रोसीड करिए। उम्मीद है कि आपको कुछ मदद मिली होगी इस वीडियो के माध्यम से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक किया करिए ज़िम्मेदारी से, क्योंकि इससे चैनल पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। प्लस कमेंट सेक्शन में कुछ भी बोलना है, रिस्पेक्टफुल मैनर में अपनी बात रखिए, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर आपको और भी इसी तरीके से वीडियोज़ देखना है। साथ ही साथ मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं, वही मेरा वीडियोज़ नहीं देख रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है, प्लीज़ मुझे आप बताइए कमेंट करके आज, कि आप क्यों मेरे वीडियोज़ नहीं देख रहे हो। ठीक है? आपको मेरे वीडियोस देखने हैं। अगर मेरा कोई फ्रस्ट्रेशन वाला वीडियो भी आ रहा है, तो आप सुनिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो ये एडवोकेट है, जिसको आप इतना पसंद करते हो, उस एडवोकेट की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ठीक है? थोड़ा-सा आप लोगों का इमोशनल सपोर्ट भी अगर मुझे मिलता रहेगा, तो मेरे लिए बहुत आसान रहेगा इस जर्नी में आगे बढ़ना। ठीक है? तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को कुछ अपनी बातचीत रखनी है, कुछ आपका केस से रिलेटेड कुछ भी काम है, और आपको लगता है कि मैं लायकदार हूँ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं sakshigupta7000@gmail.com पे। लगातार मेरा ईमेल आईडी वैसे भी पूरी स्क्रीन में दिखाई होगा आपको। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।